दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं बीएड और डीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में आने वाले संभावित प्रश्न। इसमें हमने कुल 25 क्वेश्चंस को ऐड किया है और ये जो 25 क्वेश्चन है 25 में से 5 जो क्वेश्चंस है वो जीए यानी जनरल एप्टीट्यूड के हैं। बाकी जो बचे 20 क्वेश्चंस ये जनरल नॉलेज के हैं। दोस्तों इसमें कंबाइन मैं इसीलिए किया हूँ क्योंकि जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है और जनरल नॉलेज के ये दोनों ही रिपीट होते रहे, रिवाइज होते रहे, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो बड़े आसानी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से 25 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला, छात्रों का अनुशासन में रखना, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण करना, ये नहीं है। इसके बाद है छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों छात्रों में सतत अधिगम की प्रवृत्ति विकसित करना। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि अंतिम समय तक क्या करे, कोई भी स्टूडेंट अधिगम की ओर विकसित रहे, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, ब्लू टेक्सोनोमी के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। ब्लू टेक्सोनोमी के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन सा चीज ऐड हुआ है, तो वो ऐड हुआ है सृजन, क्रिएटिंग शब्द ऐड हुआ है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, क्रिएटिंग या सृजन। अब बात करते हैं तीसरा नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फीडबैक का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण को सुधारना। फीडबैक कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रहा है, कितने अच्छी तरीके से डिस्कशंस चल रहा है, तो उसमें एक प्रतिक्रिया देते हैं कि ये चीज़ें अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो छात्रों का मूल्यांकन ये नहीं होगा, छात्रों को अनुशासन में रखना ये भी नहीं होगा, परीक्षा का आयोजन करना ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शिक्षण को सुधारना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस में, शिक्षण में नियमित सुदृढ़ीकरण जिसको रेगुलर रे इन्फोर्समेंट का उद्देश्य क्या है, ये पूछा है कि शिक्षण में नियमित सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य क्या है। पहला, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना, अवांछित व्यवहार को बढ़ावा देना, वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना। शिक्षण में जो नियमित सुदृढ़ीकरण है, अगर कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और उसका जो बात व्यवहार है वो सही नहीं है, तो वो एक अच्छा गुण प्राप्त करने वाला स्टूडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, पांचवा क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण का प्रमुख संकेतक क्या है। प्रभावी शिक्षण का प्रमुख संकेतक क्या है। छात्रों की उच्च उपस्थिति, छात्रों का अधिक परीक्षा प्रदर्शन, छात्रों की उच्च संतुष्टि दर, ये तीनों में से कोई करेक्ट नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो छात्रों की अवधारणा क्षमता और व्यवहार परिवर्तन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि प्रभावी शिक्षण का ये संकेत है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, ये जो 5 क्वेश्चन थे वो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे 5। अब जो 20 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज के देखेंगे। ठीक है, अब अगर वीडियो को समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब बात करते हैं दोस्तों जनरल नॉलेज के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषता क्या है। लोहे के हथियार, योजनाबद्ध नगर, विशाल मंदिर, जलवायु परिवर्तन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, योजनाबद्ध नगर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस के लिए, महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी। अब बात करते हैं महाजनपद काल में मगध की राजधानी के बारे में, तो उज्जैन ये नहीं थी, कौशाम्बी ये भी नहीं थी, वैशाली ये भी नहीं थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाटलिपुत्र। महाजनपद काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप तैयारी किए होंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान लग रहे होंगे, और अभी स्टार्टिंग तैयारी चल रहा है आपका, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस टफ होने वाला है। और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस काल में पूछा जा चुका है।
बीएड और डीएड दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। भारतीय संविधान को लागू किया गया था, कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को तो देश आज़ाद हुआ था, तो ये नहीं होगा। 26 जनवरी 1949 को ये भी नहीं होगा। 2 अक्टूबर 1948 को ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950, बी नंबर इज करेक्ट। उसके बाद है पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? अब ये जितने भी दिए गए हैं, मेटल, क्रस्ट, कोर, समुद्र तल। समुद्र तल अब यहाँ पर हिंदी दिया गया है, बाकी जो मेटल, क्रस्ट, कोर है ये इंग्लिश वर्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, क्रस्ट। अब जो क्रस्ट होता है वो क्या होता है? क्रस्ट को कहते हैं भूपर पट्टी। क्या कहते हैं? भूपर पट्टी। तो जो भूपर पट्टी होता है वो क्या होता है? सबसे ऊपरी परत होता है। तो 9वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूपर पट्टी, बी नंबर इज करेक्ट। अब बात करते हैं 10वां नंबर। तो जो 10वां नंबर है, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? लोकतंत्र कहते किसको हैं? देखिए, जो लोकतंत्र है, तंत्र मतलब शासन करना, ठीक है, तंत्र मतलब शासन करना, और जो लोक है, लोक मतलब लोग, लोक मतलब लोग। तो जो लोग हैं, लोग यदि शासन करेंगे अपने अपने घर गृहस्थी में तो उसको बोलेंगे लोकतंत्र, यानी लोगों के हित में काम हो रहा है और उसको लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक पार्टी का शासनकाल ये भी नहीं होगा, राजशाही ये भी नहीं होगा, जातिवाद ये भी नहीं होगा, नागरिकों की भागीदारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि जो लोकतंत्र है यानी लोक शासन करेंगे, लोक, तो ये नागरिक है, नागरिक की भागीदारी इस करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका अगला नंबर, अशोक का प्रमुख धर्म प्रचारक कौन था? तो अशोक का प्रमुख धर्म प्रचारक के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो चाणक्य ये भी नहीं था, वसुमित्र ये भी नहीं था, बृहस्पति ये भी नहीं था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह अशोक का प्रमुख धर्म प्रचारक कौन था? महेंद्र था, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, सबसे बड़ी महासागरीय धारा कौन सी है? सबसे बड़ी महासागरीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, कुरोशिवो, हम्बोल्ट, बेगुला। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गल्फ स्ट्रीम सबसे बड़ी महासागरीय धारा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो जो अगला क्वेश्चंस है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 13वां नंबर का क्वेश्चंस है कि संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य को उल्लेख किया है और बताया है 11 मूल कर्तव्यों के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 13वां का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना। 14वां नंबर। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, कहा है? लोकतंत्र की बात करेंगे तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका ये भी नहीं होगा, कार्यपालिका ये भी नहीं होगा, विधायिका ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जनता। लोकतंत्र यानी फिर से हो गया लोकतंत्र, लोक मतलब जनता, लोग, ठीक है, तो ये उसका महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो जो जलवायु परिवर्तन है उसका मुख्य कार्य क्या है? प्राकृतिक आपदा, वनों की कटाई, ग्रहण और चंद्रमा आकार। प्राकृतिक आपदा जो आ रहा है ये कोई कारण नहीं है, ये हो रहा है, ठीक है। ग्रहण लग रहा है, ये एक प्राकृतिक दौर है, इसके कारण ये ग्रहण लग रहा है, तो इसमें जलवायु की कोई भी कारण नहीं है। चंद्रमा का आकार, इस पर भी ये डिपेंड नहीं करता। वनों की कटाई, जो वनों की कटाई है ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका एक मुख्य कारण है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते रामायण, इससे नहीं, महाभारत इससे भी नहीं, भगवत गीता इससे भी नहीं। जो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, कौन सा ग्रह
सूर्य से तीसरे स्थान पर है? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए जितना ज़्यादा आसान लग रहा है उतना ज़्यादा आसान नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य से तीसरे स्थान पर है? मंगल नहीं, शुक्र नहीं, बुध नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, पृथ्वी ग्रह सूर्य से तीसरे स्थान पर स्थित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का प्रधानमंत्री जो पहले बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो राष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी, ये तो महात्मा थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री के रूप से जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री माना गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह के लिए। तो वनों के अधिकार इससे नहीं, भूमि अधिग्रहण इससे भी नहीं, नमक कानून इससे भी नहीं। चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ है नील की खेती से। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? नील की खेती से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। वर्षा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? बैरोमीटर नहीं होगा, थर्मामीटर ये भी नहीं होगा। कुछ लोग बोलेंगे हाइड्रोमीटर, क्योंकि वर्षा जो होता है वो H2O ही कैलकुलेट करता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो वर्षा होता है इसको बोला जाता है रेन। ठीक है, इंग्लिश वर्ड इसका रेन है। तो इसको नाप देंगे किससे? गेज से। किससे नापेंगे? गेज से। तो जब नाप देंगे इसको रेन और गेज से, तो किससे नापा जाएगा? रेन गेज से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, रेन गेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन के लिए। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? पहला क्वेश्चन से कोई अंतर नहीं है, ये गलत है। तापमान, ये भी गलत है। ऊंचाई, ये भी गलत है। समय की अवधि, जलवायु और मौसम में समय की अवधि का ही डिफरेंट है, इसके अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बाल श्रम निषेध से संबंधित संविधान का अनुच्छेद क्या है? बाल श्रम, अब बहुत दूर और बड़े कारखाने में देखिए लिखा रहता है कि इतने से इतने एज तक, यानी 1 से लेकर 18 एज के बीच में कोई भी स्टूडेंट या कोई भी लड़का या लड़की कार्य नहीं कर सकते हैं। ये अगर करते हैं तो कानूनी कार्यवाही फिर की जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि बाल श्रम निषेध से संबंधित संविधान का अनुच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 24, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां अनुच्छेद में ही बताया गया है बाल श्रम के बारे में। अब अगला, स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ? 1905 में, 1857 में, 1942 में, 1919 में। जो स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध बोलेंगे वो हुआ 1857 में, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई पार्टिसिपेट किए थे और इनके साथ साथ बहुत सारे योद्धा ही पार्टिसिपेट किए थे। अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन के लिए। धरातलीय जल स्रोत का उदाहरण है? भूमिगत जल, झील, कूप, जलाशय। धरातलीय जल स्रोत का उदाहरण है, बोल रहे हैं धरातल। तो जो भूमिगत जल है ये तो वो नहीं होगा। नलकूप ये भी नहीं होगा। जलाशय ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा झील, क्योंकि धरातलीय जल स्रोत अगर झील है तो वहाँ पर झील में क्या होता है, धरातल से ही थोड़े थोड़े पानी इकट्ठा होते हैं और अंतिम समय में वो क्या कर जाते हैं, एक झील का निर्माण कर जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो 25 में से 25 क्वेश्चंस आप मैंने बताया है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो वीडियो पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जितने भी आपके दोस्त डीएड और बीएड के तैयारी कर रहे हैं वो सबको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और पूरे वीडियो को एक एक करके देखें, ताकि जो भी एग्ज़ाम है उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से सॉल्व कर सके। थैंक यू।